हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक फ्रेश कमाल एपिसोड में। और ये एपिसोड इमर्स क्लासेस की तरफ से मैं लेके आया हूं हिस्ट्री स्पेशल। पिछले क्लासों में मैंने आपके साथ डिफरेंस के कुछ न्यूज, सोशल इश्यूज के कुछ न्यूज और कुछ टॉपिक्स ऐसे डिस्कस किए जो कि मुझे लगे कि सामाजिक तौर पे वो इंपॉर्टेंट है। आज मैं ऐसा समझता हूं कि हिस्ट्री हमारे यंगस्टर को, हमारे यंग जनरेशन को जानना सबसे जरूरी चीज है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हिस्ट्री हमें बताता है कि क्या गलतियां हमने पास्ट में की हैं जो हमें फ्यूचर में दोहरानी नहीं है। हिस्ट्री यही हमें सिखाती है। दोस्तों, बड़ी अजीब सी बात है कि मैंने बहुत सारी डिग्रियां की और मेरा ये कॉन्सेप्ट रहा है कि एक ही जीवन है, जितनी चीजें आप कर सकते हो आप कर लो। बट डिस्पाइट इसके मैंने हिस्ट्री की कोई डिग्री नहीं की। बड़ा अजीब है। लेकिन हिस्ट्री के साथ मेरा जो फैसिनेशन है वो बड़ा ऑब्वियस है। ये इसलिए भी ऑब्वियस है क्योंकि मुझे बचपन से कहानियों में, हिस्ट्री के कुछ गुत्थियों में मुझे बड़ा इंटरेस्ट रहता था। मुझे लगता था कि अरे यार, अगर ऐसा होता तो क्या होता। अगर पृथ्वीराज चौहान ये करते तो क्या इंडिया जो आज का प्रेजेंट इंडिया हम लोग देख रहे हैं, क्या वो इंडिया ऐसा रहता या उसमें कुछ चेंजिंग्स आती। तो चलिए, मैं आपके साथ आज लेके आ गया हूं हिस्ट्री का एक फ्रेश कमाल एपिसोड। और इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि इंडिया ऐसा, जिस इंडिया को आज हम देख रहे हैं, इसकी बुनियाद कब पड़ी और इंडिया ऐसा कब बना। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट थिंग, वेयर इंडिया लूज द गेम। इंडिया कहां हार गया? दोस्तों चलिए, मैं आपको ले चलता हूं तराइन के उस मैदान में जहां 1191 में सामने है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद अफगोर। 1191 है, अजमेर से जीता हुआ बादशाह दिल्ली के तख्त पे बैठता है, अपने नाना की विरासत को आगे ले जाता है और पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंश का वो चमचमाता तेज 1191 की तराइन के युद्ध में घोड़ी के सामने जब उपस्थित होता है तो लगता है कि जैसे युद्ध में साक्षात महादेव लड़ रहे हो। इस प्रकार का वर्णन अलग अलग उस टाइम के समकालीन लिटरेरी टेक्स्ट में हमें दिखता है। चंद्रवरदाई ने जिस तरह पृथ्वीराज चौहान का गुणगान किया, ये 4 हाथ 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मच चुके चौहान। इस तरह का वर्णन किया गया पृथ्वीराज चौहान के बारे में। कहा जाता था कि वे शब्द वेदी बाण चलाते थे। 1191 में जब घोड़ी पृथ्वीराज चौहान से लड़ने आया तो न घोड़ी की आर्मी पृथ्वीराज की दिल्ली सल्तनत के आर्मी की बराबर थी और न ही घोड़ी की जो फायर पावर थी वो पृथ्वीराज चौहान के बराबर थी। और घोड़ी का कॉम्पिटेंस भी पृथ्वीराज चौहान के कहीं आसपास नहीं था। घोड़ी कहां कबीलाई प्रदेश का एक बादशाह और कहां पृथ्वीराज चौहान इंडिया जैसे हरे भरे इंडिया जैसे सब कुछ से परिपूर्ण देश के महाराजा धीराज। दोनों में बड़ा अंतर था। ये खाई बहुत बड़ी थी, पर घोड़ी ने इसे पाटा कैसे? घोड़ी बहुत बुरी तरह से हारा, बहुत मारा पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोड़ी को 1191 बैटल ऑफ तराइन में। जब 1191 में उसने हारा, वो वहां पे हारा, तो उसने प्रतिज्ञा की कि मैं जब तक जीतूंगा नहीं, मैं वापस अपने प्रदेश छोड़ नहीं जाऊंगा। और वही तराइन के मैदान में बैठ के उसने सारी रणनीति की, जितनी राजाओं से संधि करना था उसने सब किया, वो जितना कर सकता था उसने सब कुछ ट्राई किया। और अंत में जाके 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में वो जीत पाता है पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। बहुत सारे रीजंस थे इसके। कन्नौज का स्ट्रगल जो पृथ्वीराज चौहान के साथ चल रहा था उनकी पत्नी को लेके, ये एक बड़ा इशू था। पृथ्वीराज चौहान अलग अलग देश के पार्ट में जो है वो रिबेलियंस को दबाने के लिए उनकी कुछ सेनाएं वहां पे व्यस्त थी, कुछ सेनाएं उनकी वेस्टर्न फ्रंट पे व्यस्त थी। बहुत सारी घटनाओं को माना जाता है, लेकिन जो सबसे प्रमुख घटना है वो अभी भी वो कन्नौज का वो जो स्ट्रगल है पृथ्वीराज चौहान का, वो बताया जाता है। हम इंडियंस क्यों नहीं साथ मिलकर लड़ पाते? ये बहुत बड़ी हमारी में एक कमी है। उसी का सब पॉइंट है कि सिमिलर मिस्टेक्स। क्या मिस्टेक हुई पृथ्वीराज चौहान से? फर्स्ट मिस्टेक, यूज ऑफ एलिफेंट। एलिफेंट ठीक है, बहुत बड़ा जानवर है, युद्ध में जब वो जाता है तो जहां पांव रखेगा उतने सैनिक कुचल के ही मारे जाएंगे। लेकिन सबसे जो एक वीक पॉइंट है एलिफेंट की कि दूर से ही वो दिख जाता है। और जैसे ही कोई आदमी आपको नोटिस कर लेगा
युद्ध की एक नीति क्या है? स्नाइपर्स होते हैं, उस टाइम में भी स्नाइपर्स होते थे, बस उस टाइम के स्नाइपर्स धनुष और तीर लेके रहते थे। स्नाइपर्स ने जैसे आपको टारगेट कर लिया, यू आर गॉन, यू आर फिनिश्ड। सेकेंड थिंग, फैसिनेशन विद एलिफेंट। एलिफेंट के ऊपर में राजा खुद को माउंट करता था और वहां से पूरे युद्ध का संचालन करता था। उनकी सोच ये रहती थी कि मैं युद्ध पे बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल रख पाऊंगा, पर वो ये नहीं सोचते थे कि अगर वो किसी भी कारण से डाउन हुए तो पूरी सेना उनको देख सकती है कि एलिफेंट पे मेरा राजा मुझे दिख नहीं रहा है, और पूरी सेना का साहस लरज उठेगा और सेना हार जाएगी। ये मिस्टेक हुई, और ये सेम मिस्टेक हमें देखने को मिलेगा जब बाबर लड़ने आता है इब्राहिम लोदी से 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। वहां भी सेम मिस्टेक। इब्राहिम लोदी बैठा हुआ है हाथी पे और बाबर अरबी घोड़े पे, तीर कमान लेकर मारता है वो आंख में और उधर वो गिरता है। इब्राहिम लोदी में क्या गया, हेमचंद्र विक्रमादित्य सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, इट्स नॉट फर्स्ट बैटल, माय मिस्टेक, वो गन पाउडर की स्टोरी है, मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556, हेमचंद्र विक्रमादित्य गुजरात के सुल्तान का वाइसरॉय दिल्ली के लिए वो लड़ता है जब बैरम खान से। सेम मिस्टेक, बैरम खान वो बैठा हुआ है घोड़े पे और हेमचंद्र विक्रमादित्य हाथी पे। इंडियन हिंदू राजा की ये प्रॉब्लम रही है, और मारता है तीर आंख में और गिरता है, सेना का सांस लरसता है, वो पूरी सेना तितर बितर हो जाती है। सेम मिस्टेक पृथ्वीराज चौहान वाली। कौशल में, वीरता में कोई कमी नहीं थी। कमी किसमें थी? कमी थी युद्ध नीति में। अगला पॉइंट, यूज ऑफ रिलीजन एंड गन पाउडर। अब मैं लेके चलता हूं आपको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। जब बाबर पिछड़ रहा होता है, बाबर एक हाथी के सामने में खुद को खुदकुशी करवाने के लिए आगे रख देता है। तब उसका एक गवर्नर उसको पकड़ता है और पीछे खींचता है। गवर्नर बोलता है ये क्या कर रहे हैं आप? बाबर कहता है मैं जी के क्या करूंगा यार, क्या करूंगा मैं जी के, मेरी सेना हार रही है, क्या मार रहा है इब्राहिम लोदी से, मैं युद्ध में मरूं यहां मरूं बात बराबर है, मैं जहर खा के मर जाऊं, चुल्लू पर पानी में मर जाऊं, बात बराबर है। तब उसे वो बताता है कि नहीं आप जीत सकते हैं, आप विश्वास रखिए। तब वो क्रूसेड को अपना एक हथियार बनाता है, रिलीजियस वॉर। वो बोलता है ये मेरी युद्ध नहीं है, ये युद्ध किसका है? इस्लाम का युद्ध है। और एक रॉड लेके आता है, पूरे वाइन जार्स को तोड़ देता है और बोलता है आज से मैं सच्चा मुसलमान। रिलीजन को युद्ध में, रिलीजन को राज्य के टेक्निक्स में यूज करना मुगल्स बहुत अच्छी तरह से जानते थे। अकबर ने भी ये किया। दीन इलाही क्या है? यही रिलीजियस पॉलिसीज है। मैट्रिमोनियल अलायंस, यूज ऑफ गन पाउडर तो मैंने बताई नहीं। बाबर जो सबसे नायाब चीज लेके आया वो था गन पाउडर। चाइना में उसका इस्तेमाल होता था फायरवर्क्स में, हॉरिजन में उसका इस्तेमाल होता था तोपों में, और वहां से अपने एक मित्र के द्वारा वो ले गया है वो टेक्निक को और यूज किया इब्राहिम लोदी पे। सारी सेनाएं तितर बितर हो गई। मात्र 10,000 की सेना के साथ उसने 1 लाख की आर्मी को हराया था बाबर ने, और वो भी 10,000 ऐसे जिसको साथ लेके गया था, बोला था कि आज से मैं सच्चा मुसलमान, तुम भी सच्चा मुसलमान, हम लोग साथ मिलके ये होली वॉर जीतते हैं। अगर हार गए तो जन्नत नसीब होगी, और अगर जीत गए तो नसीब होगा वो पूरा दिल्ली सल्तनत, वो ऐशो आराम। मैट्रिमोनियल अलायंस, दोस्तों अकबर ने भी इस अलायंस का बहुत बखूबी यूज किया। जब वो देखा कि राजपूत तो एकदम फियर्स क्लैन है, उन्हें किसी चीज से डर नहीं लगता, तब अकबर लाया मैट्रिमोनियल अलायंस। बोला कि मैं इस स्ट्रगल में अपने आप को नहीं पीसूंगा, मैं सबसे मैट्रिमोनियल अलायंस कर लूंगा, मैं आमेर के राजा से कर लूंगा, आमेर के राजा से कर लूंगा, मैं भारमल को मैं अपना ससुर बना लूंगा, हरकाबाई से मैं विवाह कर लूंगा, अपने बेटे का भी मैं विवाह जोधाबाई से करा दूंगा, सब तरह से राजपूत को सेट कर लूंगा, और मानसिंह को भेज दूंगा काबुल। ये भी लड़ने वाला क्लाइन, वो भी लड़ने वाला क्लाइन, दोनों को भिड़ाऊंगा और अपना काम निकलवा लूंगा। ये थी अकबर की पॉलिसी। वेयर अकबर वॉन, अकबर कहां जीत गया? उसने नब्ज पकड़ ली कि भाई ये लोग जो है ना वो बहुत इमोशनल है। उसने ये नब्ज पकड़ी, और जैसे ही ये नब्ज पकड़ी
जैसे ही वो रिश्तों वाला, वो बड़बोलापन, वो जो राजपूत राजास का था, वैसे ही वहां पे राजपूत हार गए और बन गए लॉयल, बन गए फ्यूडिटरीज अकबर के। और इस तरह मुगल अंपायर पूरे हिंदुस्तान में अपना मजबूत पक्ष कर लेता है। रीजन फॉर डाउनफॉल, हीरो कल्चर और लैक ऑफ नेशनलिज्म। कहीं ना कहीं लैक ऑफ नेशनलिज्म तो था। सब लोग चाहते थे कि मैं अपने वंश को सिक्योर कर दूं, मेरा काम खत्म, दैट्स इट। हीरो कल्चर भी था। एक आदमी को राणा कुंभा को पूछने लगे तो बस राणा कुंभा ही है। उनकी गलतियों से वे लोग सीख नहीं पाते हैं। हम लोग अपने बड़े बुजुर्गों की गलतियों से नहीं सीख पाते हैं। देखिए, समझदार वो नहीं होता जो खुद ठेस लगने के बाद संभले। समझदार वो होता है जो सामने वाले को ठेस लगता देख कर संभले। हम लोग ये चीज भूल गए हैं। हम लोग हीरो कल्चर में बहुत ज्यादा, क्रिकेट में हो, बॉलीवुड में हो, हम लोग हमेशा हीरो कल्चर को प्रमोट करते हैं। अगर कुछ चीजें अच्छी हैं अकबर में तो वो भी लो, कुछ चीजें महाराणा प्रताप में अच्छी हैं तो वो भी लो, शिवाजी में अच्छी हैं वो भी लो। और मैं बेट कर सकता हूं जितनी अच्छी चीजें, जितने अच्छे प्रिंसिपल्स हमारे हिंदू राजाज में हैं, हमारे इंडियन राजाज में, हैदर अली में है, टीपू सुल्तान में है, उतने बाहरी मुगल, मंगोल इनमें आपको नहीं दिख सकता। और अगर दिखता है तो जरूर लो। इसमें आगे हम लोग चर्चा करेंगे किस तरह अकबर ने कॉन्क्वेस्ट किया, अकबर का पीरियड कैसा रहा, टोडरमल की क्या भूमिका रही, ब्रिटिशर्स कहां पे आए, अगले क्लास में करेंगे। यहां तक अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये बस एक ओवरव्यू था, सिर्फ कुछ सिमिलर मिस्टेक्स की जो इंडिया को एक अलग रुख देती। धन्यवाद।